चलिए अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो नया प्राविधान आया है, जिसमें कि सत्र रहेंगे, अलग अलग सत्र चल रहे हैं और इन सत्रों में बीए के दूसरे सत्र में एक प्रश्न पत्र है, हिंदी, कार्यालयी हिंदी एवं कंप्यूटर। तो हम अब इसका पाठ्यक्रम देखते हैं जरा कि क्या क्या चीज़ें हमको इसमें पढ़नी होती हैं और उसमें उसके क्या प्रयोजन है कि क्यों ये चीज़ें पढ़ी जा रही हैं। देखिए, इसमें पहले तो देखते हैं कितनी इकाइयाँ हैं। तो 4, 6, 7 और 8 इकाइयाँ हैं। लगभग सभी प्रश्न पत्रों में अधिकांश बीए के स्तर पर अधिकांश प्रश्न पत्रों में 8 इकाइयाँ दिखती हैं। किसी में कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये एक सामान्य चलन दिख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं पहली इकाई में क्या है। पहली इकाई में आपको कार्यालयी हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र जानना है। देखिए, ये जो शब्द आने शुरू हुए हैं, अब यदि बीए में आपने हिंदी विषय लिया है तो स्वाभाविक माना जाएगा कि आपकी हिंदी विषय में रुचि रही है। यदि आपकी हिंदी विषय में उतनी रुचि नहीं रही और किसी अन्य कारणों से आपने लिया, नया आपका रुचि इसमें जागी है और आप हिंदी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आपको एक बात तो हमेशा ध्यान देनी पड़ेगी कि जब जब कोई नया शब्द आए और उस शब्द का यदि आपको अर्थ नहीं मालूम और आप आगे बढ़ गए, तो ये आप जानकर चलिए कि आगे आगे जब भी वो शब्द आएगा तो आपको उसका अर्थ नहीं पता रहेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज नहीं पता तो अपने आप अगली बार पता चल जाएगा। तो इसका एक बड़ा आसान, बड़ा ही सरल तरीका होता है कि जब जो नए शब्द आए, पहले तो उसको समझने का प्रयास करें, उसके बाद उन शब्दों को अपनी किसी फ़ोन में, कंप्यूटर में या कागज़ पर कहीं पर भी लिख लें और उनके अर्थ ढूंढें। आजकल इंटरनेट की सुविधा होने के कारण अर्थों को ढूंढना बहुत ही आप कहीं पर भी हों, कहीं भी ढूंढ सकते हैं और फ़ोन में भी ढूंढ सकते हैं। तो देखते हैं इसका क्या अर्थ है। तो हिंदी का स्वरूप, तो कार्यालयी हिंदी का उसका कैसा रूप होगा, उसका क्या अर्थ है। हिंदी, इसका अर्थ ये होता है कि कार्यालयों में जो काम चलता है, वो जैसे उसको हिंदी में कैसे बुलाया जाएगा और किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार के विभागों में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अब एक उदाहरण समझिए, मैंने अभी विभाग शब्द कहा। विभाग का अर्थ क्या होता है? डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट या विभाग का वास्तविक अर्थ होता है कि किसी एक बड़ी संस्था में कई अलग अलग इकाइयाँ होती हैं, उनको विभाग कहते हैं। तो इसी प्रकार ये विभाग शब्द तो सभी को पता है, लेकिन जैसे हिंदी का स्वरूप है, तो कैसी हिंदी बोली जाएगी, कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा, कैसे लोगों को सिखाया जाएगा और किस प्रकार उसका किसी भी भाषा का प्रयोग क्या होता है। किन्हीं विशेष बातों को समझाने के लिए एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कोई बात बताना चाहता है तो क्या करता है, दोनों के बीच में एक समानांतर, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि दोनों कोई बात समझते हैं, उनके माध्यम से किसी बात को समझाया जाता है। तो कार्यालयी हिंदी का स्वरूप कैसा है, मतलब हिंदी किस प्रकार की होगी। उद्देश्य, उसका क्यों सिखाई जा रही है, क्यों ये कार्यालय में हिंदी का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। और क्षेत्र मतलब ये कि कितनी दूर तक, कितने विषयों में, कितने प्रकार से उसको भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अब थोड़ा इसके अंदर जाते हैं। तो लोकतंत्र में इस बात को समझने के लिए कार्यालयी हिंदी का स्वरूप क्या है, उद्देश्य एवं क्षेत्र क्या है, तो उसके क्या उपयोग है, जरा इसको समझते हैं। तो लोकतंत्र में शासन, पद और कार्यालयों की संवैधानिक स्थिति। तो संविधान के अनुसार लोकतंत्र में शासन की क्या व्यवस्था होगी, कैसे पद होंगे, कार्यालयों की क्या उनकी स्थिति, संविधान में के अनुसार उनको किस प्रकार के अधिकार मिलेंगे, किस प्रकार के कार्य उनको करने होंगे। और शासन में पद सोपान की व्यवस्था। पद सोपान का मतलब एक के बाद एक कैसे आप आगे पद बढ़ते हैं, जैसे एक सीढ़ियां होती है ना, उस तरीके से। शक्ति हस्तांतरण के सिद्धांत। अब शक्ति हस्तांतरण का अर्थ होता है एक पार्टी
जीत हार गई और दूसरी पार्टी जीत गई, तो क्या होगा, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में शक्ति का हस्तांतरण होगा। शक्ति का अर्थ ये होता है कि हम जो प्रजातंत्र में लोग चुन करके कुछ लोगों के समूहों को बोलते हैं कि तुम हम लोगों को बताओ कि हमें क्या कैसा करना चाहिए, और उसको हम, चूंकि वो उनको नियंत्रण करते हैं, इसलिए वो शक्ति से जुड़ जाता है। तो शक्ति हस्तांतरण के सिद्धांत, शक्ति प्रयोग की मर्यादाएं, शक्ति प्रयोग की के उसको कहाँ तक उसको लगाना है, मर्यादा का अर्थ होता है जैसे सीमाएं, या उसकी 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 विशेषकर उसकी सीमाएं समझिए इस स्तर पर। कार्यालयों के कार्य व्यवहार की प्रक्रिया, कैसे कार्य व्यवहार उनका किया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कैसे कौन सा काम कैसे होगा, लिपिक होगा, अधिकारी होगा, कोई एक 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 अधिकारी दूसरे अधिकारी से कैसे बात करेगा, एक लिपिक अधिकारी से, इत्यादि वो सब चीजें होंगी। या सामान्य जनता लोगों से किस प्रकार आपस में बात करेगी, या जैसे हम लिखते हैं ना, पत्र लिखते हैं, या फिर और कोई और भी बाकी चीजें लिखते हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं, प्रतिवेदन दिए जाते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं, इनको समझा जाता है कि इनका क्या अर्थ है और क्यों किए जाते हैं। इसके बाद आती है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो उसकी क्या स्थिति है, संविधान में राजभाषा को क्या अधिकार दिए गए, क्या उसकी परिस्थिति है, इसी भाषा को, हिंदी को क्यों दिए गए, किसी और को क्यों नहीं दिए गए, उस सबको आपको इस इकाई में समझना है। अब दूसरी इकाई में देखते हैं। तो दूसरी इकाई में कार्यालयों के जो अधिकारियों के पद नाम, पहले तो इस इकाई का नाम जानते हैं, कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली। तो पारिभाषिक शब्दावली का मतलब है कौन कौन से शब्द के प्रयोग किए जाएंगे, उनकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा का अर्थ होता है कोई शब्द जब प्रयोग किया जाए तो उसको कैसे समझा जाए, सब लोग कैसे एक दूसरे को कैसे समझें। एक होता है व्याख्या, और एक होता है अर्थ, और एक होती है परिभाषा। तो आपको इन तीनों का अर्थ अलग अलग समझना चाहिए ताकि ये बातें थोड़ा अंदर तक समझ में आए। तो उसमें विविध शब्दावली कैसी होगी, हिंदी किस प्रकार की प्रयुक्ति कैसे होगी, हिंदी में अनुवाद और शब्द निर्माण के, आजकल के समय में आप देखते हैं कि नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं। जैसे एक समय था कि लैपटॉप जैसा शब्द लोग किसी को नहीं पता था, या सेल फोन क्या चीज होती है, मोबाइल फोन क्या होता है, किसी को नहीं पता था, लेकिन आज पता है। तो उस प्रकार के शब्दों को कैसे हिंदी में बोलेंगे, उनको कैसे बनाया जाएगा, तो ये सारे काम भी इसी क्षेत्र में होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं तीसरी इकाई। इस इकाई में संक्षेपण, पल्लवन, प्रारूपण एवं टिप्पण। तो इन तीनों शब्दों को देखिए, बड़े भारी का भरकम शब्द देख रहे हैं, इसलिए इनके बारे में ठीक से जानना आवश्यक है। संक्षेपण मतलब किसी चीज को, बड़ी कोई बात लिखी गई हो उसको संक्षेप में, सारांश में बता देना। पल्लवन, कोई छोटी बात लिखी गई है लेकिन उसको विस्तार में फैलाना। पल्लव होते हैं ना, पत्ते, तो जैसे पेड़ होता है तो उसकी शाखाएं होती हैं, शाखाओं में पत्ते लगते हैं। अगर पेड़ में की शाखाओं में पत्ते ना हो तो कोई विस्तार नहीं, पत्ते होते हैं तो विस्तार हो जाता है। अब प्रारूपण की बात करते हैं। तो प्रारूपण का मतलब होता है कोई बात आपने लिखनी है, जैसे क्या होता है कि कोई नई शासनीय नीति बनाई जानी है, या कोई नया अनुदेश जारी किया जाना, वो बताया जाना, लोगों को बताना है, तो उसका सबसे पहले उसको प्रारूपण किया जाएगा। प्रारूपण का अर्थ होता है पहले उसको लिखा जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना, सरल भाषा में कहते हैं कच्चे में लिखा जाएगा। तो पहले जो कच्चे में लिखा जाएगा उसको कहते हैं प्रारूपण। एक भूमिका बनाई जाती है, उसको लिखा जाता है, फिर उसके बाद लोग आपस में विचार विमर्श करके उसको संशोधित करके, उसको साफ करके, उसको अच्छा बना के सब लोगों के सामने लेते हैं। फिर टिप्पण। टिप्पण का मतलब होता है टिप्पणी देना। टिप्पणी जानते हैं आप क्या होता है? जैसे क्या होता है, कोई लोग, मैं और आप कोई बात कर रहे हो और हम दोनों लोग जो बात कर सकें उसके बारे में हमारी बात हो जाए, तो कोई तीसरा आदमी आए या हम में से कोई पुनः एक भी उसके बारे में कोई अलग बात बताए, बोले कि देखिए आपने ये 4 बातें तो की, अब इन 4 बातों का अर्थ ये था, अब ये 5वीं बात इसमें और जोड़ लिए, तो ये हो एक प्रकार से टिप्पणी का एक ये रूप है। तो हम तीसरी इकाई में ये सब चीजें जानते हैं। मैंने आपको इसके बारे में पहले से बता दिया। अंदर आप जब एक एक प्रश्न उत्तर देखेंगे तो आपको इसमें थोड़ा बात समझ में आएगी, और बड़ा मुझे आशा है कि आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, सीखने में आनंद आएगा। अब चौथी इकाई पर चलते हैं।
ये है कार्यालयीय हिंदी पत्राचार। तो जैसे हमने पहले भी बात की, दो अधिकारी कैसे बात करेंगे, सामान्य जनता लोगों से कैसे बात करेगी, क्या किस प्रकार के पत्र लिखे जाएंगे, उसमें किस प्रकार संबोधित किया जाएगा, किस प्रकार उनके बारे में उसमें जो जो प्रतिवेदन करता है, जो चिट्ठी लिखने पत्र लिखने वाले हैं वो कैसे अपने बारे में लिखेंगे, उसका स्वरूप क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा। आपने देखा होगा कि कार्यालय के जो पत्र होते हैं उनकी भाषा कुछ अलग प्रकार की होती है। तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे, और ये देखने के बाद, समझने के बाद, इनकी इनकी बड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। इन बातों को जानने का सबसे बड़ा जो आनंद है और महत्व है। देखिए, आज के समय में अभी आप पढ़ना आरंभ किए हैं, मतलब कॉलेज के महाविद्यालय के स्तर पर, इसलिए अभी आपको नहीं पता। लेकिन कल को कोई आपके सामने कोई ऐसी अधिसूचना हो या कोई प्रेस विज्ञप्ति हो या विज्ञापन हो, उसका आपके जीवन पर कोई गंभीर असर पड़ने वाला हो। मान लीजिए कि आपका कहीं कोई घर है, कोई ऐसा अधिसूचना है कि भाई ये जो आपका घर है ये सही जगह पे नहीं बना है, अब नया नियम आ गया है, आपको ये फलाने फलाने काम करने हैं। तो उसमें क्या होगा, उसके कारण आपके घर में आपको संशोधन करना पड़ेगा, बदलना पड़ सकता है, खर्चा लगेगा। तो अगर आपको ये पूरी बात ठीक से समझ में नहीं आएगी, अधिसूचना की या जो प्रेस विज्ञप्ति आई है या शासनादेश आया है उसके बारे में, तो क्या होगा, आपके लिए कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि आपके पास तो सरकार ने लिख कर भेज दिया एक पत्र, अब आपको उसकी बात समझ में नहीं आ रही। आपने हिंदी पढ़ी है लेकिन आपको बात समझ में नहीं आ रही। तो वो जीवन में इनका जब उपयोग आता है, जो कुछ भी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं महाविद्यालय के स्तर पर, विद्यालय के स्तर पर, जब इसका जीवन में कोई गंभीर उपयोग आता है, तब बात समझ में आती है कि क्या बात हमने क्यों पढ़ी। तो ये जैसे पढ़ने में ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या कौन सी बातें कर रहे हैं और किन लोगों पर ये बातें लगती हैं, लेकिन जब ये जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, तब आपको उसकी बात की गंभीरता पूरी समझ में आती है। और ये जितने भी शब्द देख रहे हैं, जैसे पृष्ठांकन, अनुस्मारक, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ये सब आपको इनके शब्दों के अर्थ और इनका प्रभाव, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसका प्रभाव समझ में आना चाहिए कि ये क्यों, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब अगली इकाई देखते हैं, हिंदी भाषा और संगणक। ये मेरा तो लगभग बहुत ही प्रिय विषय है और आपको भी थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, जो संगणक है, अब का संगणक जिसको हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, उसका अर्थ, अब इसके कुछ और भी, इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, लेकिन मैं संक्षेप में बताता हूं। संगणक जो है या कंप्यूटर जिसे कहते हैं, 1760 के समय में जब यूरोप में क्रांति, औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई, तब उस समय एक साथ बहुत सारे लोगों को किसी काम में लगाया जाने लगा, चाहे वो कारखाने हो चाहे खेती हो। तो जब बहुत सारे लोगों को लगाने लगा तो उनका हिसाब रखने के लिए कुछ ऐसे लोग होते थे जिनका काम होता है था कि वो किसने कितना काम किया, क्या माल आया, क्या गया, क्या बिका, ये सारा हिसाब रखते थे। उनको इस प्रक्रिया को कहते थे कंप्यूट करना, और इसी कंप्यूट से कंप्यूटर शब्द बना है। तो जो कंप्यूटर शब्द है, अब ये बात मैंने आपको केवल इसलिए बताई क्योंकि इसका कुछ इतिहास है। तो इसी प्रकार जो कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी भाषा में बहुत सारे नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं, और हमारे जो हिंदी के जो जानकार लोग हैं वो इन पर लगातार काम करते रहते हैं। हो सकता है कल को भविष्य में आप भी इसी काम को कर रहे हो। तो उन शब्दों को जानना और उनको अपने सामान्य प्रयोग में लाना, लोगों के बीच में उनका प्रचार प्रसार करना और उनका उपयोग करना, किसी बात को सीखने का सबसे सरल तरीका होता है जब विद्यार्थी आपस में उन शब्दों का, उन बातों का प्रयोग करने लगते हैं। वो खेल खेल में होता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी को अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन खेल खेल में जो बात आरंभ की जाती है वो जीवन में आपके साथ बहुत दूर तक जाती है। तो इसके बहुत सारे शब्द हैं जो आपको पढ़ने में आनंद आएगा, और जान जाएंगे तो जब आपको वो शब्द दिखेंगे तो आपको ये लगेगा, देखिए मैंने ये बात बीए में पढ़ी थी। चलिए अब अगली इकाई में चलते हैं, संगणक में हिंदी का ई लेखन। अब संगणक में हिंदी का ई लेखन, इस बात को देखिए, ये भाषा ही थोड़ी सी बदल रही है, इसको समझना पड़ेगा हमको। कह ये रहे हैं
कि इस इकाई में संगणक का प्रयोग करते हुए हिंदी में ई लेखन, या ई लेखन का अर्थ होता है जो कुछ, एक होता है कागज पे छपना और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में इंटरनेट साइट पर छपना या यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया में जाना, वो सब चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आएंगी, आपको कहीं ना कहीं आगे दिखेंगी एक एक करके। देखिए अगली इकाई में देखते हैं। पर यहाँ पर उनके जो 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 एप्लीकेशन है, जो उपयोग के जो तरीके हैं, विधियां हैं, एप्लीकेशन को, जो अंग्रेजी में जिसको एप्लीकेशन कहते हैं, इसको हिंदी में हम प्रयोग या उपयोग कह सकते हैं। तो उसके जो, उनके जो सॉफ्टवेयर, जो तरीके बनाए गए हैं, अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग बनाए हैं। जैसे पेज मेकर एक है, कोरल ड्रॉ, ये थोड़े पुराने एप्लीकेशन है, आज के ज़माने में समय में थोड़े बदलते जाते हैं। तो जैसे MS ऑफिस है, एडोबी है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें इनका बारे में आपको विस्तार में जानकारी थोड़ी जाननी होगी, और ये किसका क्या अर्थ है, रेमिंगटन का क्या अर्थ है, इंस्क्रिप्ट और फोनेटिक का क्या अर्थ है, इन दोनों के, आप अगर इन दोनों का कुंजी पटल कहते हैं कीबोर्ड को, तो देखिए नए नए शब्द आ रहे हैं, और इन शब्दों में किस में क्या हो रहा है वो सब के बारे में जानेंगे आप, तब उनका प्रयोग करने में और उनका उपयोग करने में, दोनों में आपको बहुत आनंद आने वाला है। अब देखिए एक और भी यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज़ है, वर्तनी शोधक। वर्तनी शोधक कर, तो वर्तनी कहते हैं जो लिखे हुए शब्द होते हैं उनको वर्तनी कहते हैं, शोधक मतलब जो लोग त्रुटि सुधार करते हो। तो आजकल आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर आपको पहले से नहीं पता है तो, अगर पता है तो आजकल के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत कुछ जानते हैं पहले से, इसलिए हम ये मानकर नहीं चल सकते कि आपको नहीं पता होगा, आपको पता भी हो सकता है। वर्तनी शोधक क्या करता है कि आपने जो कोई शब्द लिखा उसमें अगर कोई गलती हो गई तो ये स्वयं बता देता है, तो उससे हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। तो वर्तनी शोधक, शब्द संसाधन, प्रारूपण संयोजन, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम समझेंगे, इस इकाई में समझेंगे। अब 7वीं इकाई में चलते हैं। 7वीं इकाई में आप ऐसी चीज़ें जो लगभग आपको इनके बारे में आपको सबको पता होगा, सबको इंटरनेट के बारे में पता है, सबको ई लाइब्रेरी क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, या उनकी सुविधाएं क्या होती हैं, या ई बुक्स क्या होती हैं, ई शिक्षण क्या होता है, इन और सेल फोन की ऐप क्या होती है, इन सब के बारे में सबको पता है। और पिछले कुछ 2 सालों में जो कोरोना के कारण काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई, उस समय लगभग सभी ने गूगल मीट, जूम, ये सब चीज़ें असल में प्रयोग किए हैं। इसलिए आपके लिए ये समझना बहुत आसान है। आज से 5 साल पहले अगर कोई विद्यार्थी इसको पढ़ रहे होते तो उनके लिए ये सब चीज़ें थोड़ी कठिनाई से आती थी, लेकिन आपको तो ये फटाफट समझ में आएंगी। चलिए अब 8वीं इकाई में पहुंचते हैं। इसमें जो है वो चीज़ें बात करी जाएंगी जो आपके निर्माण में, हिंदी में कार्य करने में आपकी सहायता करते हैं। देखिए एक तो ऊपर थे कुछ ये MS ऑफिस, एडोबी, ये सब भी सहायता करते हैं, और इसके बाद जो नीचे हैं ये और उनमें चीज़ें सुधारते हैं। कैसे सुधारते हैं? जैसे आप बोलें, जैसे मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, तो आज के समय में ऐसी स्थिति है कि बोली हुई चीज़ अपने आप टाइप हो जाएगी। तो ये जैसे पाठ में रूपांतरण, वाक से पाठ, पाठ से वाक रूपांतरण, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच। इसी प्रकार PPT, पावर पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसी, जैसे ये स्क्रीन बनी हुई है, इसी में अच्छे अच्छे शब्दों में, अच्छे अच्छे दिखने वाले शब्दों में, और कुछ चौकोर या कोई गोल, इस प्रकार के चित्र बनाकर जब चीज़ें समझाई जाती हैं तो समझना बड़ा आसान होता है। तो जैसे अगर आपने PPT नहीं देखी है, अगर आप देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे इसका क्या अर्थ है। इसके बाद आता है OCR के सॉफ्टवेयर, हिंदी की सुविधाएं, मशीनी अनुवाद, उपयोगिताएं, सीमाएं एवं संभावनाएं। तो ये जो OCR होता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, प्रकाशित अक्षर पहचान। ये देखिए सीधी सीधी हिंदी कर दी गई है, लेकिन और भाषा में हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उसको समझने में और उसको अपनाने में आसानी होती है। बात यही रहेगी, इसका हम इससे अंतर क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन या प्रकाशित अक्षर पहचान। पर ये कर क्या रहा है? ये क्या करेगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी एप्लीकेशन होती हैं, जैसे ये स्क्रीन जो दिख रही है, उस एप्लीकेशन को ये स्क्रीन पूरी हम दे दें तो इसका टेक्स्ट निकाल के, टेक्स्ट मतलब ये जो, जैसे कि अभी देखिए ये सब इमेज की तरह है ना, और अगर हम इसको किसी OCR के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ये दे दें तो ये अपने आप इसका सारा टेक्स्ट निकाल के हमको दे देगा। उसका क्या फ़ायदा है?
उसका फ़ायदा ये होता है कि तब आप इसमें कोई भी सामग्री, जैसे अभी इसमें कोई चीज़ ढूंढनी हो तो आपको ऊपर नीचे बार बार जाना पड़ेगा, लेकिन अगर इसका टेक्स्ट निकला हुआ हो तो उसमें आप एक क्षण में उसका नाम लिखेंगे कि जो चाहिए। और जैसे ये लिखा है पावर पॉइंट, तो इस पूरे स्क्रीन में कहाँ पर पावर लिखा हुआ है उसको हम तुरंत के तुरंत खोज सकते हैं, ये सुविधा आ जाती है। तो टेक्स्ट में सॉफ्टवेयर से, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है होशियार वाला जो कि स्क्रीन पर किसी इमेज में, किसी चित्र में कौन सा टेक्स्ट, ये टेक्स्ट का मतलब होता है ये जो लिखे हुए जो भाषा है, जो लिपि है, उसके सारे अक्षरों को निकाल के आपको अलग से दे देता है। उसके साथ क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या किया जाता है, ये सब चीज़ें हम आगे चल के समझेंगे। इसके अंदर भी कुछ विवरण रहेगा और इसके लिए बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और आगे संभव होगा तो हम इसमें उनके कुछ ऐसे लिंक डाल देंगे जिससे आपको उन चीज़ों को और गहराई तक समझने में आसानी रहे। तो ये थी कार्यालयीय हिंदी के जो और कंप्यूटर का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके बारे में जानकारी। चलिए अब अगले सत्र में किसी और प्रश्नोत्तर के बारे में बात की जाएगी।